हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू विश्वनाथ क्लासेस। आज हम क्लास 12 फिजिक्स का एक नया सा चैप्टर लेकर के आए हैं, जिसमें फर्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ क्या होता है, उससे रिलेटेड जो भी है न्यूमेरिकल्स करेंगे, सो दैट कि कूलॉम्स लॉ अच्छे से अच्छे समझ में आए। स्टार्टिंग कूलॉम्स लॉ से है और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक्चुअल में देखो तो ये तो है तो बहुत बड़ा चैप्टर, बट वन बाय वन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सारे वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे। सो आज हमारा स्पेशली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फर्स्ट लेक्चर है, जिसमें हम आपको बताने जा रहे हैं कूलॉम्स लॉ क्या कहता है। कूलॉम्स लॉ वेक्टर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन क्या होता है एंड लॉट ऑफ टर्म्स उसमें आएंगे, उसके बारे में आज हम एक्सप्लेन करेंगे इन दिस टॉपिक कूलॉम्स लॉ। तो स्टार्ट करते हैं कूलॉम्स लॉ। क्या कहता है कूलॉम्स लॉ? इनका कहना है कि कोई भी दो चार्ज, एक Q1 ले लो और एक Q2 ले लो, ठीक। Q1 Q2 दो स्पेशली चार्ज बॉडी है, ठीक है। इसके बीच का सेपरेशन कुछ मान लेते हैं, यहाँ पर हम R मान लेते हैं, ठीक है। इसके बीच का सेपरेशन R है। तो कूलॉम्स का कहना है कि फर्स्ट स्टेट्स दैट क्या है? फर्स्ट फोर्स ऑफ इंटरैक्शन। अब आपको तो ये पता है इंटरैक्शन फोर्स के बारे में कि अगर दोनों लाइक चार्जेज होगा तो रिपल्शन होगा, अपोजिट चार्जेज होगा तो अट्रैक्शन होगा। तो इन द सेंस फोर्स इंटरैक्शन का मतलब हुआ आइदर रिपल्शन का या फिर अट्रैक्शन का, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर, आइदर पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, एज यू नो, आप जानते हो इसको। सो कह सकते हैं फर्स्ट उनका कहना है कि फोर्स ऑफ इंटरैक्शन between two charges is directly proportional to product of charges and inversely proportional to square of the distance between them। अगर हम फोर्स ऑफ इंटरैक्शन को F माने तो दो चीज कहना है। पहला कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, मतलब कि Q1 Q2 है तो F इज प्रोपोर्शनल टू लिखेंगे Q1 into Q2 फर्स्ट, एंड सेकंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, मतलब इसका जो स्क्वायर है उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। सो लिख सकते हैं कि F ऐसे करके 1/r², ठीक है। दोनों को अगर हम कंबाइन कर दें, ठीक है, ऐसे लिखो या सिर्फ R लिखो, एक ही चीज है, ठीक है। सो अगर हम दोनों को कंबाइन कर दें एक साथ, ये फर्स्ट है ये सेकंड है, तो दोनों को अगर हम कंबाइन करें तो लिख सकते हैं F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 into Q2 by r², ठीक है। इसी को फर्दर आगे हम लिख सकते हैं, प्रोपोर्शनलिटी साइन यहाँ से हम हटाएंगे, कोई कांस्टेंट यूज जाएगा, तो यहाँ पर हम कांस्टेंट यूज करते हैं F इज इक्वल टू K इंटू Q1 Q2 बाई r², ठीक है। K इंटू Q1 Q2 बाई r²। तो यही हमारा फॉर्मूला है
कूलॉम्स लॉ, ठीक है। F इज इक्वल टू K इंटू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, ठीक है। चलो अब ये जो K है क्या है, K प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। इसको हम लोग कहते हैं ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, ठीक है। ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट है, जिसका K का वैल्यू, यहाँ पर अगर K का वैल्यू कहें तो K का दो वैल्यू है। एक अगर हम कहें तो K इज इक्वल टू होता है, K इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9, ठीक है। क्या हो जाएगा, यहाँ से यूनिट बनाओगे तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर, ठीक है। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर, ठीक है। ये हुआ SI में। और CGS की बात करें तो CGS में इसके का वैल्यू 1 होता है, 1 इन CGS। तो K का वैल्यू अगर CGS में लेना है तो 1 लेना है, और K का वैल्यू अगर SI सिस्टम में लेना चाहते हो तो 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर, ठीक है। चलो अब हमारा यही फॉर्मूला है, और आज का लेक्चर में इसी फॉर्मूला पर हम लोग डिस्कस करेंगे, इस पर ही न्यूमेरिकल्स बनाएंगे। न्यूमेरिकल्स बनाने के लिए यही हमारा काम आने वाला है। एक और चीज, यहाँ पर जो K दिख रहा है, इस K को 1/4 पाई एप्सिलॉन, 1/4 पाई एप्सिलॉन, 1/4 पाई एप्सिलॉन कहा गया है। चलो दिख रहा है, हाँ तो ये हम कर रहे थे। ये जो K है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, ये इक्वल टू अनदर कांस्टेंट होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन, ठीक है। ये एप्सिलॉन क्या है, इसको हम कहते हैं एप्सिलॉन। एप्सिलॉन होता है परमिटिविटी। क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ठीक है। ये मीडियम का परमिटिविटी है। अब परमिटिविटी क्या होता है, इसके लिए डिटेल्स हम डिस्कशन करेंगे इसके जस्ट नेक्स्ट लेक्चर में। परमिटिविटी से रिलेटेड बहुत सारे चीज पढ़ने होते हैं, काफी अच्छे न्यूमेरिकल्स आते हैं। सो परमिटिविटी के बारे में स्पेशली डिस्कस करेंगे इन नेक्स्ट लेक्चर। परमिटिविटी क्या है भाई यहाँ पर भी मैं बता दूं आपको परमिटिविटी क्या है। परमिटिविटी वो है, क्या है वो, परमिटिविटी वो है जो अपने फील्ड को, एक्चुअली हिंदी में देखो तो क्या हो, परमिटिविटी मतलब किसी को परमिट करना। नाम जैसा परमिटिविटी से क्लियर है, किसी को ये परमिट करेगा, किसी को ये परमिट करेगा, बट ऐसा नहीं है, ये जस्ट उल्टा है। जस्ट लाइक मान के चलो कि नाम है हीरो जैसा और काम है विलेन जैसा, वैसा ही कुछ है, ठीक है। तो ये है एप्सिलॉन मतलब परमिटिविटी ऑफ मीडियम, जो कि डिपेंड्स करता है किस पर, मीडियम पर डिपेंड करेगा, जाहिर सी बात है, एंड सिस्टम ऑफ यूनिट पर भी डिपेंड करेगा, ठीक है। तो चलो, तो एप्सिलॉन परमिटिविटी ऑफ मीडियम है, क्या होता है, ये प्रॉपर्टी है मीडियम का प्रॉपर्टी है जो दूसरे को अलाउ नहीं करेगा, अपने फील्ड को अलाउ करेगा कि जाओ और इसके बीच का जो इंटरैक्शन फोर्स, इसको Q1 Q2 दोनों चार्जेस के बीच का जो इंटरैक्शन है उसको जाके कम कर देता है। फोर्स ऑफ इंटरैक्शन जो उसके बीच लग रहा है उसको जाकर के ये परमिटिविटी कम कर देता है। ये अपने फील्ड को परमिट करता है कि जाओ, दूसरे के फील्ड के अपने फील्ड को परमिट करेगा कि जाओ और इसके बीच का जो फोर्स ऑफ इंटरैक्शन है उसको डिक्रीज कर, फोर्स ऑफ इंटरैक्शन को डिक्रीज कर देगा, ठीक है। सो बाय द वे हम डिस्कशन करेंगे इसका कि एप्सिलॉन के बारे में अच्छे से डिस्कशन करेंगे।
एप्सिलॉन क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर होता है, बट नेक्स्ट लेक्चर में आज के लिए बस इसमें हम यही रखेंगे। वन ये एप्सिलॉन कहते हैं परमिटिविटी ऑफ मीडियम है, जो कि डिपेंड्स करेगा नेचर ऑफ मीडियम पर। और दूसरी चीज कि क्या होता है परमिटिविटी ऑफ मीडियम, अगर डिफाइन करें तो लिख सकते हैं कि इट परमिट्स its own field to decrease the force, decrease the interaction field, decrease the interaction field। मतलब कि दो चार्जेस के बीच का जो इंटरैक्शन फील्ड है उसको जाकर के ये डिक्रीज करता है, अपने मीडियम पार्टिकल्स को परमिट करता है कि जाओ और इसके बीच का जो इंटरैक्शन है उसको डिक्रीज कर दो, ब्रेक कर दो। ठीक है, तो ये है हमारा एप्सिलॉन, नाम है परमिटिविटी, मतलब ये किसी को परमिट करेगा, बट ये अपने खुद को परमिट करता है, अपने खुद के पार्टिकल्स को परमिट करता है कि जाओ और इस मीडियम में जो फोर्स ऑफ इंटरैक्शन है बिटवीन टू चार्जेस उसको जाके ब्रेक करो, उसको जाके तोड़ दो, उसको जाके कम कर दो। ठीक है, तो दैट्स ऑल, ये है हमारा परमिटिविटी। बट लेटर ऑन डिस्कस करेंगे डिटेल्स में कि परमिटिविटी क्या होता है। सो आज के लिए स्पेशली हम बता दिया आपको k का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन है। एप्सिलॉन के बारे में नेक्स्ट लेक्चर आएगा, और मोस्टली हमारा जो न्यूमेरिकल्स बनने वाला है, मोस्टली जो आज के लेक्चर में हमारा न्यूमेरिकल्स बनने वाला है वो इसी फॉर्मूला पर बनेगा। k का वैल्यू मैंने आपको बता दिया, एसआई सिस्टम में ये, सीजीएस में ये। ठीक है, k क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट है। ठीक है, और k को ये कहते हैं जो कि हम इस पर नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। k = 1/4 पाई एप्सिलॉन के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। ओके, चलो ठीक। हाँ, तो अब आते हैं थोड़ा हम वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं। ठीक है, ठीक है, चलो। तो एक चीज और इसमें बोल रहे थे कि k जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन है, तो यहाँ पर लिखते हैं k डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मीडियम का नेचर कैसा है उस पर डिपेंड करेगा, एंड सिस्टम ऑफ यूनिट पर। तो k डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मीडियम एंड सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, तो k इस पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मीडियम पर, मीडियम कैसा है, एंड आफ्टर दैट की सिस्टम ऑफ यूनिट पर। जैसे कि आप देख रहे हो कि k का वैल्यू एसआई सिस्टम में इतना है और सीजीएस में इतना है। ठीक है, हाँ, डालें इसको। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है ना? चलो ठीक, हाँ, तो चलो ये मैंने फिगर बनाया था Q1, और यहाँ पर इससे कुछ डिस्टेंस पे लिए थे Q2। ठीक है, यही था, और यहाँ पर हम ऐसे रखते थे R। ठीक है, चलो अब हम वेक्टर फॉर्म में लिखने जा रहे हैं। ठीक है, क्या लिखने जा रहे हैं, वेक्टर फॉर्म में।
ऐसे रख लो या फिर ऐसे करके रख लो, एक ही चीज है, ठीक है। हाँ अब बताओ, तो चलो अभी जैसे लिखे थे हम F इज इक्वल टू के इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये लिखे थे ना। अगर इसको हम वेक्टर फॉर्म लिखना चाहें तो क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे वेक्टर फॉर्म में F इज इक्वल टू के इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर इंटू आर कैप। आर कैप का मतलब क्या हुआ, ये यूनिट वेक्टर है, ठीक है। और यूनिट वेक्टर का आपको पता है कि मैग्नीट्यूड 1 होता है, कितना 1 होता है। सो यूनिट वेक्टर हम कहीं भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हुआ वेक्टर फॉर्म में। इसी को फर्दर और बढ़ाते हैं तो आपको पता है कि ए कोई वेक्टर है तो उसका ए कैप कैसे निकालते हैं, वेक्टर ए बाय उसका मैग्नीट्यूड, ये होता है। इसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं, ये जो वेक्टर है यूनिट वेक्टर, इसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो क्या लिखेंगे, F इज इक्वल टू के इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर इंटू, उस तरह से इसको आर लिखना है तो वेक्टर आर बाई वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो क्या हो गया, नीचे आर स्क्वायर और एक और आर हो गया, कितना हो गया, आर हो गया। सो इसको हम लिख देते हैं, थोड़ा सा स्पेस लेते हैं, यहां से लिखते हैं F इज इक्वल टू क्या लिखे वेक्टर फॉर्म में, K इंटू Q1 Q2 बाई आर का स्क्वायर इंटू आर का कैप, ठीक है। ये लिखे, ठीक। अब इसी को फर्दर हम आगे बढ़ाए हैं, कैप को उस ऑर्डर में लिखे हैं, ठीक है। तो चलो F इज इक्वल टू K इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर इंटू वेक्टर आर बाई वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड, ठीक है। बताओ आर स्क्वायर और आर क्यूब क्या हो गया, आर क्यूब हो गया। सो इस तरह से लिख सकते हो इसको, इज इक्वल टू F इज इक्वल टू K इंटू Q1 Q2 बाई आर क्यूब इंटू वेक्टर आर, ठीक है। क्या हो गया, ये कुछ नहीं, यहाँ पर यूनिट लगा दिया और यूनिट वेक्टर लगाने के बाद आफ्टर दैट यूनिट वेक्टर को, जैसा कि आप 11th क्लास में पढ़े हो, ये यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, गिवन वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो वैसे ही कर दिए, गिवन वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड कर दिए और ये हमारा रिजल्ट सामने आ गया, ठीक है। चलो अब एक चीज और यहाँ पर डिस्कशन करने जा रहे हैं, F12 और F21 ये क्या होता है, ठीक है। एक्चुअल में क्या होता है, जितना ये चार्ज इस पर फोर्स लगाएगा, ये चार्ज भी उतना ही फोर्स इस पर लगाएगा, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, इक्वल अपोजिट फोर्स लगेगा। जितना ये इस पर फोर्स लगाएगा उतना ही ये इस पर फोर्स लगाएगा। तो उस ऑर्डर में कैसे हम एक्सप्रेस करेंगे कूलॉम्स लॉ को, ठीक है। चलो देखते हैं। तो ये हमारा हुआ, तो हम बोलते हैं वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म, ये वेक्टर फॉर्म हुआ हमारा कूलॉम्स लॉ का, ठीक है। चलिए, हाँ जी। तो अब हम कहने जा रहे हैं F12 और F21 क्या होता है, ठीक है। नाउ F12 का मतलब क्या है, फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज बाय सेकंड चार्ज। फर्स्ट चार्ज पर कितना फोर्स लग रहा है, ये लग रहा है इसके आगे। तो F12 का मतलब क्या हुआ, फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज, है ना, ड्यू टू सेकेंड। फर्स्ट चार्ज पर कितना फोर्स लगा। अब सोचो क्या है, ये दोनों पॉजिटिव चार्ज है, दोनों पॉजिटिव चार्ज है। तो आपको पता है कि फोर्स ऑफ इंटरेक्शन क्या होगा, रिपल्सन का होगा। तो अब बताओ कि ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है,
ठीक है, रिपल्सन का होगा, क्लियर है। अब ये फर्स्ट पर ये फोर्स लगाया था, ये फोर्स कैसे लगाएगा, क्या इसको इधर भेजना चाहेगा या फिर इधर खींचना चाहेगा, रिपल्सन है ना, तो ये अपने से दूर भगाएगा। तो ये चार्ज क्या करेगा कि इसको इस तरफ भगाएगा, ठीक है, ये चार्ज इसको इस तरफ रिपेल करेगा, ठीक। आ जाओ, मतलब मान लेते हैं यहां पर ये पॉइंट ए था, यहां पर पॉइंट ये ए है और यहां पर पॉइंट ये कहां लिखे, चलो यहां पर ये ए है पॉइंट जिस पर भी चार्ज q1 रखा हुआ है और b पॉइंट चार्ज q2 पर रखे हैं, ठीक है। तो देखो, तो हम क्या बोल रहे थे कि इस ऑर्डर में कौन सा आपको यूनिट वेक्टर दिख रहा है, यहां पर आपको ये 1 2 और 2 1 का रिप्रेजेंटेशन काफी अच्छे से समझना है, समझो क्या है सब। ऐसे ये क्या कर रहा है, इस पर फोर्स लगा रहा है, ऐसे लगा रहा है, ऐसे, ठीक है। तो इसका ये इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होगा, 2 से सेकंड से 1 की ओर जा रहा है लाइन ना, सेकंड चार्ज से फर्स्ट चार्ज की ओर जा रहा है, इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है ऐसे। तो इस डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होगा वो क्या होगा, BA के अलोंग होगा। तो इस केस में हम लिखेंगे इसको, मतलब सेकंड चार्ज से फर्स्ट चार्ज की ओर यूनिट वेक्टर माना जा रहा है, तो हम लिख सकते हैं इसको F12 का इक्वल टू K इंटू वेक्टर फॉर्म में लिखे जा रहे हैं उसी ऑर्डर में, K इंटू Q1 Q2 बाई क्या लिखना है, सेकंड से फर्स्ट की ओर जा रहा है लाइन, ऐसे सेकंड चार्ज से फर्स्ट चार्ज की ओर, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर होगा B से A की ओर, अलोंग B। सो हम लिखेंगे यहां पर इनटू क्या लिखें उसको, क्या लिखें यहां पर बोलो, पहले से ऑर्डर में लिख रहे हैं, R21 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 21 क्या डिवाइडेड बाय R21, ठीक है। ये डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां तक का, तो ये हम लिख दिए इसका स्क्वायर, ठीक है। क्या है, देखो फर्स्ट चार्ज पर सेकंड फोर्स कैसे लगा रहा है, ऐसे लगा रहा है। तो इस डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होगा वो सेकंड से फर्स्ट की ओर जा रहा है लाइन, ठीक है, ऐसे। तो हम 21 लिख देंगे, 21, ठीक है। चलो ये हो गया, ठीक है। इसको यहां लिख देते हैं, फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज बाय सेकंड। हाँ जी, तो हम यूनिट वेक्टर के फॉर्म में तो लिख दिए। अब एक और चीज लिखने के लिए आपको आता है यहाँ पर इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड ये पोजीशन वेक्टर, आपको देगा कि पोजीशन वेक्टर में लिखो, पोजीशन वेक्टर में। तो ये पोजीशन वेक्टर तो है नहीं, पोजीशन वेक्टर के लिए आइए आपको एक कांसेप्ट दें, क्या होता है। जैसे मान लो यहाँ पर कोई पॉइंट A है, यहाँ पर B है, पोजीशन वेक्टर है, किसी कोऑर्डिनेट एक्सिस पर जाना पड़ेगा, मतलब ये कोऑर्डिनेट देना पड़ेगा। चलो यहाँ पर ऑरिजिन है, सपोज करो यहाँ पर ऐसे ऐसे आप पढ़े हो, मान लो कि यहाँ से फर्स्ट चार्ज यहाँ पर रखे थे ना, यहाँ पर क्या था, फर्स्ट चार्ज Q1 था, यहाँ पर सेकंड चार्ज Q था, ठीक है। अब सोचो यहाँ पर हम आपको बताने जा रहे हैं, ये तो यूनिट वेक्टर के टर्म में हो गया, ठीक है। इसी को क्यूब करके लिख देंगे ऐसे बट मेन चीज हमारा कि पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में कैसे लिखें, ठीक है। तो पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में लिखने के लिए आपको ये फिगर समझाया जा रहा है, या अलग 11th क्लास में पढ़े हो, वेक्टर AB है तो क्या लिखते हो इसको, पोजीशन वेक्टर में कैसे, OB माइनस OA, एक टाइम ये अगर हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है तो उसका पोजीशन वेक्टर ऐसे लिखा जाता है, OB माइनस OA करके लिखा जाता है। तो कहने का मतलब यहाँ पर इसका पोजीशन वेक्टर क्या होता है, किसी भी वेक्टर का पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन, है ना। और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, किसी भी वेक्टर का पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू अदर पॉइंट, एनी पॉइंट अदर देन ऑरिजिन होना चाहिए। तो चलो ये AB हम लिखेंगे यहाँ पर, चलो इसका मान लेते हैं R1 है पोजीशन वेक्टर, इसका पोजीशन वेक्टर R2 है, ठीक है। तो AB हम कैसे लिखेंगे,
ए से बी की ओर जो जा रहा है यूनिट वेक्टर उसको कैसे लिखेंगे, या फिर बी से ए की ओर जा रहा है उसको कैसे लिखेंगे। तो चलो आपको हम बताते हैं ए बी वेक्टर कैसे लिखेंगे। क्या लिखोगे इसको, OB माइनस OA, OB माइनस OA, ठीक है। OB कितना है आपका R2 है माइनस R1, मतलब कि जो भी यूनिट वेक्टर हमारा AB के अराउंड होगा उसको हम R2 माइनस R1 लिख सकते हैं इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को, ठीक है। ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर R और A से लेकर B तक गया है ना, 1 से 2 तक गया है, तो R12 को आप इस तरह से लिख सकते हो। सिमिलरली आप R21 को कैसे लिखोगे, देखो R21 ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, तो पोजीशन वेक्टर कैसे है, 1 माइनस 2 लिखते हैं इसको, जैसे यहां बताया आपको। तो इसको लिखोगे R1 माइनस R2 लिखोगे, ठीक है। R21 को क्या लिखोगे, R1 माइनस R2 लिखोगे, ठीक है। ट्रायंगल को अप्लाई करोगे, ट्रायंगल तो पढ़े हो ना। सपोज करो कि हम ये वाला निकालने जा रहे हैं, फर्स्ट केस ये वाला ट्रायंगल के हिसाब से समझो। ट्रायंगल ए से बी की ओर जा रहा है ऐसे। अब अगर हम इसको फॉर प्रेजेंट R12 है ना, ये R12, अब थोड़ा सा ट्रायंगल अप्लाई करो तो दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस होगा ना। क्या होता है, सम ऑफ टू वेक्टर्स है ना टेकन इन सेम ऑर्डर इज इक्वल टू थर्ड वेक्टर टेकन इन अपोजिट ऑर्डर, यही तो होता है ट्रायंगल ना। If two vectors are represented by two sides of a triangle taken in same order, then the resultant will be represented by third side of the triangle taken in opposite order. ऐसे करके आप AB जब निकालोगे तो R2 माइनस R1 आएगा। सिमिलरली R21 है तो इसको जब आप पोजीशन वेक्टर के टर्म में लिखने जाओगे तो R1 माइनस R2 लिखा जाएगा, ठीक है। देखो R21 का मतलब क्या हुआ, ये इसको ऐसे लिख सकते हो B से A की ओर, तो B से A की ओर जा रहा है तो ये हटाओ, B से A की ओर जा रहा है और ये हो जाएगा। तो सोचो ये प्लस ये इक्वल टू ये हो जाएगा, ये प्लस ये इक्वल टू ये, सेम ऑर्डर इज इक्वल टू अपोजिट ऑर्डर। तो वहां से आप इस BA का नहीं वैल्यू निकल जाएगा, तो BA का क्या निकल जाएगा, R1 माइनस R2 निकलेगा, ठीक है। तो आपको इस ऑर्डर में समझाने के लिए यहाँ पर फिगर बनाए हैं, ठीक है। तो आप पहले से जानते हो यार कि मान लो कि कोई XY, सपोज करो ये XY कोई हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, क्या लिखोगे आप, OY माइनस OX। कोई भी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मान लो आपको दे दिया CD, तो क्या लिखोगे, OD माइनस OC, ऐसी ना, ऐसी। और एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दे देते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मान लो कि LM है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर LM है, इसको पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में कैसे लिखोगे, तो OM माइनस OL, बोलो ठीक है। अगले का पोजीशन वेक्टर माइनस पिछले का पोजीशन वेक्टर, तो इस तरह से डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को हम पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में लिखते हैं। एक और लिख लो, मान लो कि पोजीशन वेक्टर दे दी, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दे दिए, वो भी ले लो यार, EF ले लो, EF, तो क्या लिखोगे, OF माइनस OE, ऐसी ना। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में जोड़ते हैं, ठीक है। तो चलो इसको हम मिटाते हैं और यही चीज यहाँ पर हम करने जा रहे हैं। हाँ जी, हाँ, तो इसको हम कैप को हटा करके क्यूब फॉर्म में लाने जा रहे हैं, क्यूब फॉर्म में। तो ऐसे करेंगे वेक्टर बाय इसका मैग्नीट्यूड, इसी को K इंटू Q1 Q2 बाई R21 वेक्टर का स्क्वायर इंटू कैप है ना, कैप को हटाओ और वेक्टर लाओ, ऐसा। तो वेक्टर R21 डिवाइडेड बाई क्या लिखोगे, R21 का मैग्नीट्यूड, बोल सही है, वेक्टर बाई उसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 2 और 1 मिलकर 3 हो गया ना। तो इस तरह से हो गया K इंटू Q1, कितना क्यूब हो गया, K इंटू Q1 Q2 बाई R21 का कितना क्यूब ना, क्यूब इंटू R21, ठीक है। हाँ जी, क्या किए हम वेक्टर फॉर्म में आपको यहाँ लिखने के लिए बता दिए, हम पोजीशन वेक्टर फॉर्म लिखने जा रहे हैं। तो पहले जैसे फर्स्ट निकालना चाह रहे हैं तो क्या लिखे, ये कैप लगा दिए,
फर्स्ट पर ऐसे इस डायरेक्शन फोर्स लग रहा है, तो यूनिट वेक्टर हमारा 2 से 1 की ओर जा रहा है, तो यूनिट वेक्टर 2 से 1 की ओर लेंगे, डिस्प्लेसमेंट 2 से 1 की ओर लेंगे, ठीक है। उसी तरह से ये कर दिए, फिर उसके बाद यूनिट वेक्टर को हम इसमें तोड़ दिए, फिर उसके बाद क्यूब ले लिए। अब इसको पोजीशन वेक्टर में लिख लो, इसी को पोजीशन वेक्टर में लिख लेना है आपको, इनटू वेक्टर r21, ठीक है। अब पोजीशन वेक्टर में कैसे लिखना है बोलो, जैसे अभी बताया k इंटू T1 T2 इंटू R2 माइनस R1 है, R2 1 है ना, 1 माइनस 2 लिखोगे इसको, तो लिखो R1 माइनस R2, इसका क्यूब है, इंटू क्या हो जाएगा वैसे ही 1 माइनस 2, तो लिख दोगे R1 माइनस R2, ठीक है। तो है वेरी सिंपल है यार, कुछ भी है। यहाँ पर जो वेक्टर सिंपल वे में जो आपको बताए हैं उसका यूनिट वेक्टर ले लेना है। अरे फिर से एक बार समझ लो यूनिट वेक्टर कैसे लिखेंगे। हम ऐसे फोर्स लगा रहे हैं, ये सेकंड वाला इस पर ऐसे लगा रहा है, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर सेकंड से फर्स्ट की ओर जा रहा है, सेकंड से फर्स्ट की ओर जा रहा है वेक्टर, तो ये हो गया 21, ये वाला है ना, क्या हो गया R21, जिसको क्या लिखेंगे हम R1 माइनस R2, ठीक है, R1 माइनस R2 दिख रहा है ना, हाँ चलो दिख रहा है। तो इसको हम R1 माइनस R2 लिख दिए, ठीक है। अच्छा ये बताओ, अब हम निकालने जा रहे हैं F21 निकालने जा रहे हैं। 21 का मतलब क्या हुआ, फोर्स ऑन सेकंड चार्ज बाय फर्स्ट, सेकंड पर फोर्स लगा है ऐसे, है ना। हाँ जी, सेकंड पर फोर्स कैसे लग रहा है, देखो फर्स्ट क्या करेगा, इसको इस डायरेक्शन में फर्स्ट से सेकंड की ओर ऐसे फोर्स लग रहा है, मतलब इसका इस तरफ ये क्या करेगा, फर्स्ट चार्ज इसको सेकंड को रिपेल करेगा उस डायरेक्शन में, तो उस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होगा, फर्स्ट से सेकंड की ओर ये लाइन ऑफ एक्शन है, तो क्या लिखेंगे इसको R12, क्या लिखेंगे R12। देखो ये क्या करेगा 1 से 2 की ओर, ये लाइन ऑफ एक्शन फोर्स का 1 से 2 की ओर, ठीक है। सो R12 हो गया, ठीक है। इसको हम पोजीशन वेक्टर में कैसे लिखेंगे, 2 माइनस 1 लिख देंगे, क्या लिखेंगे 2 माइनस 1 लिख देंगे। तो ये हुआ हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है और ये इसका पोजीशन वेक्टर है, ठीक है। तो हम उसी तरह से लिखने जा रहे हैं F21 का K इंटू Q1 Q2 बाय R, देख लो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है इसका R12, तो R12 का स्क्वायर इंटू कैप ले लेंगे ना, R12 का कैप ले लिए, इसी कैप को हटाओ और वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड करो, K इंटू Q1 Q2 बाय R12, है ना, का स्क्वायर इंटू कैप को हटा रहे, कैप को हटा क्या लिखे R12 वेक्टर डिवाइडेड बाय R12 का मैग्नीट्यूड, ओके। अब ये दो और एक मिलकर 3 हो गया, तो इसको लिखेंगे K इंटू Q1 Q2 बाय R12 का क्यूब, क्या लिखना होगा क्यूब इंटू R12, ठीक है। ये हो गया इज इक्वल टू, अब पोजीशन वेक्टर में लिख दो, तो 2 माइनस 1 लिखोगे पोजीशन वेक्टर में, 2 माइनस 1 लिखोगे, तो इसको लिख दो K इंटू Q1 Q2 बाय R2 माइनस R1 का क्यूब इंटू R2 माइनस R1, ठीक है। तो ये हो गया पोजीशन वेक्टर फॉर्मूला, F12 का फॉर्मूला ये और F21 का फॉर्मूला ये हो गया इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर। ये क्या है, ये दोनों पोजीशन वेक्टर फॉर्मूले हैं। कहाँ लिखे F12 एंड F21
दोनों एक्सप्रेस्ड इन पोजीशन वेक्टर फॉर्म, पोजीशन वेक्टर फॉर्म। तो F12 को पोजीशन वेक्टर में ऐसे लिखेंगे, F21 को पोजीशन वेक्टर में ऐसे लिखेंगे, ठीक है। F12 को पोजीशन वेक्टर में ऐसे लिखेंगे, F21 को पोजीशन वेक्टर में ऐसे लिखेंगे। या डायरेक्ट सोच रहे हैं, F21 है ना, आपको बहुत सिंपल प्रोसेस बता लिखने के लिए। F21 है ना, तो आपको जब पोजीशन वेक्टर में लिखना है ना, तो 2 R2 R1 ही रहेगा, R2 R1 ही रहेगा। F12 को लिखना है तो R1 R2, ठीक है। F12 लिखना है तो R1 R2 का क्यूब, और यहाँ पर उसका वेक्टर फॉर्म में R1 R2 लिख देंगे, ठीक है। तो पहले क्या किए, हम सिंपल सा फॉर्मूला जो होता है वो लिखे, वेक्टर फॉर्म लिखे। वेक्टर फॉर्म को फिर हम वेक्टर को हटा कैप लगाया, कैप को हटाकर वेक्टर बाय उसका गिवन मैग्नीट्यूड का क्यूब बन गया, है ना। इस तरह से उसको पोजीशन वेक्टर फॉर्म में लिख दिए। तो ये इस तरह से ये और ये हमारा पोजीशन वेक्टर फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया गया, ठीक है। और सिंपल आप वेक्टर फॉर्म में बोले तो आप यही कहानी खत्म कर सकते हो। पोजीशन वेक्टर लिखना चाहते हो 1 2 या 2 1 करके, तो 1 2 करके लिखोगे तो ये लिख देना, और 2 1 का लिखोगे तो ये लिख देना, ठीक है। समझ में आया ना। सेकंड पर फर्स्ट के द्वारा 4, फर्स्ट के द्वारा फर्स्ट कैसे लगेगा, ऐसे। तो आपका जो यूनिट वेक्टर होगा वो A से B की ओर डायरेक्टेड है, अलोंग A टू B, मतलब फर्स्ट चार्ज टू सेकंड चार्ज। तो फर्स्ट चार्ज टू सेकंड चार्ज, ठीक है, फर्स्ट चार्ज टू सेकंड चार्ज, ये यूनिट वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा। अब यूनिट वेक्टर को हम वेक्टर के फॉर्म में चेंज कर दिए और इसको हम पोजीशन वेक्टर ले लिए, है ना, अगला पेज पिछला, ठीक है। चलो ये हो गया हमारा कूलम्स लॉ से रिलेटेड, है ना, थ्योरी पार्ट, चलो खत्म हो गया। अब हमारा स्टार्ट होता है न्यूमेरिकल्स पार्ट, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत देख लो, ये क्या है, फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज, ठीक है। चलो ठीक, चलो अब हमारा सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी क्या है, क्या सिमिलरिटी है ग्रेविटेशनल फोर्स में और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में, ठीक है। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सिमिलरिटी Fe एंड Fg, है ना। Fe और Fg में क्या सिमिलरिटी है और डिसिमिलरिटी है ये बताने जा रहे हैं। Fe का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और Fg का मतलब क्या हुआ, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। सिमिलरिटी की बात करते हैं, सिमिलरिटी, ठीक है। फर्स्ट क्या सिमिलरिटी है, सोचो। Fe क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, दोनों में दोनों इनवर्स स्क्वायर रूल को फॉलो करता है। जैसे कि Fg ग्रेविटेशन में पढ़े होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल टू क्या होता है, G into m1 m2 by r², ठीक है। और Fe के जैसे हम लिखे अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए K into Q1 Q2 by r², ठीक है। तो देखो, तो r² दोनों में, इसमें भी r² है, इसमें भी r², मतलब इनवर्स स्क्वायर लॉ को दोनों फॉलो करता है।
फर्स्ट सिमिलरिटी, तो बोथ फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ। ठीक है, इनवर्स स्क्वायर लॉ मतलब कि f is proportional to 1 by r square, inversely proportional to square of the distance between them। ठीक है, तो फर्स्ट सिमिलरिटी है कि दोनों का दोनों इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। ठीक है, फर्स्ट। सेकंड क्या हो सकता है, सोचो F E क्या है, ये तो इलेक्ट्रोस्टैटिक आइदर अट्रैक्शन का हो सकता है या रिपल्शन का हो सकता है, दोनों अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों होता है। ठीक, और ये सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स है। ठीक है, दूसरा आते हैं बोथ कैन ऑपरेट both can operate in vacuum। हाँ बताओ, वैक्यूम में चार्जेस के बीच का फोर्स कहीं भी लग सकता है, वैक्यूम हो या कोई मीडियम हो। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स वही चीज है, ग्रेविटेशनल फोर्स को भी लगने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं है। वैक्यूम में भी अगर हम और आप खड़े हैं तो हमारे और आपके बीच में फोर्स लगेगा, है ना। सो बोथ कैन ऑपरेट इन वैक्यूम। दूसरा, तीसरा सिमिलरिटी की ओर आते हैं। दोनों क्या है, क्या नेचर ऑफ मीडियम पर तो डिपेंड करेगा। ठीक है, नेचर ऑफ मीडियम पर डिपेंड करेगा, तो बोथ फॉलो इनवर्स स्क्वायर फर्स्ट। सेकंड है बोथ कैन ऑपरेट इन वैक्यूम। तीसरा पॉइंट क्या लिख सकते हैं, सोचो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। तीसरा है हमारा इसमें आएगा कि both follow inverse square root first और सेकंड कि both can operate in vacuum। ठीक है, तीसरा हमारा आ सकता है इसमें कि ये क्या कर सकते हैं उसको, हाँ ये कर सकते हैं लाइन ज्वाइनिंग। जैसे मान लो कि फर्स्ट मास m1 यहाँ पर है और ये m2 यहाँ पर है, इसके बीच ये है, तो दोनों जो है ना इस लाइन ज्वाइनिंग पर ही एक्ट करता है। बोथ एक्ट्स अलोंग, बोथ में छोड़ो, ग्रेविटेशनल की बात कर रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स Fg ये लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग ही वर्क करता है। ठीक है, और Q1 Q2 की बात करें तो ये इस पर कैसे, इस डायरेक्शन में फोर्स लगा, ये ऐसे इस डायरेक्शन में फोर्स, मतलब लाइन ज्वाइनिंग पर ही वर्क करता है। ठीक है, तो लिखते हैं हम यहाँ पर तीसरा पॉइंट इसी को कि both act along line joining। ठीक है, दोनों लाइन ज्वाइनिंग along ही काम करता है। चौथा हो सकता है both are कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब क्या हुआ कि जो पाथ पर डिपेंड ना करे। ठीक है, तो आप ग्रेविटेशन में ही पढ़े हो 11th क्लास में। ठीक है, तो लिख सकते हैं कि both are कंजर्वेटिव फोर्स। अब कंजर्वेटिव का मतलब पता है, कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब आपको क्या होता है, डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ, डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ, जो पाथ पर डिपेंड ना करे वो कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, हाँ जी, तो ये कितना पॉइंट्स हुआ, 1 2 3 4, चलो छोड़ो 4 काफी है, हैं? तो आते हैं नेक्स्ट हमारा है कि डिसिमिलरिटी की बात करते हैं। डिसिमिलरिटी, डिसिमिलरिटी की बात करते हैं। ठीक है, हाँ क्या है कि ये डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ चार्जेस। अगर हमारा दोनों सेम चार्ज है तो रिपल्शन हुआ, अपोजिट चार्ज है तो अट्रैक्शन हुआ, बट ये तो ऑलवेज अट्रैक्टिव है ना। सो पहला डिसिमिलरिटी हो सकता है कि Fe इज क्या, अट्रैक्टिव एज वेल एज
Fe electrostatic force. Electrostatic force is attractive as well as repulsive. As well as repulsive. ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन नेचर ऑफ चार्जेस. बट Fg gravitational force is always attractive. फर्स्ट हमारा डिसिमिलरिटी यहाँ पर खड़ा होता है. Fe electrostatic force depend upon nature of charges, so ये attractive हो सकता है और repulsive भी हो सकता है. But gravitational force is always attractive है. किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में डायरेक्ट इनवर्स में हमेशा अट्रैक्शन का ही फोर्सेज लगता है, रिपल्सन का नहीं. ठीक है, चलो फर्स्ट सेकंड की ओर आते हैं. हाँ, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स जो है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये कह सकते हैं एक और डिसेबिलिटी में कि अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव हो गया. दूसरा कह सकते हैं कि हाँ, नेचर ऑफ मीडियम पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मीडियम पर. तो Fe डिपेंड्स ऑन किस पर? नेचर ऑफ मीडियम पर डिपेंड करते हैं. नेचर ऑफ मीडियम पर. Fe डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मीडियम और Fg इंडिपेंडेंट, उसको नहीं, मीडियम से जरूरत नहीं है. आप किसी की दो चीज को आप एयर में रख दो किसी डिस्टेंस पर, उतना ही फोर्स लगेगा जितना कि उस दोनों को पानी में रख दो. बस डिस्टेंस सेम रहना चाहिए. जितना डिस्टेंस पर आप एयर में रख रहे हो दो ऑब्जेक्ट को, उसी दो ऑब्जेक्ट को उतना ही डिस्टेंस पर आप पानी में रख दो, तो वहां भी अट्रैक्शन का जो फोर्स है ना, एक दूसरे का ग्रेविटेशनल फोर्स, वो सेम रहेगा, मीडियम पर डिपेंड नहीं करता है. Fe डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मीडियम, बट Fg is gravitational force is independent of the nature of medium. कोई जरूरत नहीं है नेचर ऑफ मीडियम. बस कंडीशन क्या है कि ऐसा ना करो कि एयर में आप दो ऑब्जेक्ट को 5 मीटर के डिस्टेंस पर रखे हो और पानी में लेके चल जाओ तो वहां डिस्टेंस 10 मीटर का कर दो, तो कहानी खत्म हो जाएगा. ठीक है, कीपिंग द डिस्टेंस सेम. ठीक है, इन दैट केस आपका ग्रेविटेशनल फोर्स सेम होगा किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में. डिस्टेंस वेरी नहीं करना है. ठीक है, चेंज नहीं करना है. तो ये हमारा होगा सिमिलरिटी एंड ये हुआ डिसेबिलिटी. कुछ पॉइंट्स रिगार्डिंग Fe एंड Fg. ठीक है, चलो और भी हो सकता है, वैल्यू पर भी जा सकते हैं. G का वैल्यू इतना होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कांस्टेंट जो हमारा K आया है उसका वैल्यू 90 to 10 की पावर समथिंग, वो भी एक लिख सकते हो डिसिमिलरिटी में, बट वो कोई मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट है नहीं. चलो, तो ये हमारा होगा सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी. ठीक है, चलो हाँ, अब हमारा है न्यूमेरिकल्स पार्ट मेनली स्टार्ट होगा. ठीक है, चलो एक क्वेश्चन हम करते हैं. एक हाँ जी, चलो न्यूमेरिकल्स पार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1, फॉर्मूला यहाँ लिख देते हैं आपको कि Fe इज इक्वल टू क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल टू K इंटू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर. ठीक है, चलो तो है फर्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट Fe बाई Fg.
ठीक है। Fe by Fg कैलकुलेशन करना है फॉर अ पेयर ऑफ 2 electrons placed at some distance ठीक है। कैलकुलेट Fe by Fg for a pair of 2 electrons placed at some distance in कहीं भी रख दिया, एनी मीडियम रख दिया गया, छोटा सा कोई मीडियम रख दिया गया, ठीक है। चलो तो ये क्वेश्चन है Fe by Fg हमको कैलकुलेशन करना है। सो आपको पहले पता है इलेक्ट्रॉन का जो हमको जरूरत है। चलो पहले यहाँ देखते हैं। चलो जी Fe इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है, K into Q1 Q2 by डिस्टेंस का स्क्वायर r स्क्वायर। और दोनों इलेक्ट्रॉन है, क्या है हमारे पास, ये दोनों इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, ठीक है। दोनों दूसरे को रिपेल करेगा, है ना। हाँ तो K into Q1 Q2 by r स्क्वायर। चलो इसके चार्ज को, इस पर जो चार्ज है उसको Q मान लेते हैं, इस पर भी चार्ज वही सेम Q माइनस Q। साइन नहीं लेना है, साइन नहीं लेना है, ठीक है। साइन हो गया वेक्टर फॉर्म में जब करोगे तब वहां पर, ठीक है, वहां जरूरत होता है वेक्टर फॉर्म का निकल करने में, यहाँ साइन की जरूरत नहीं है। K into Q1 Q2 by r स्क्वायर। चलो ठीक है, तो K into फर्स्ट पर ये चार्ज, सेकंड पर भी Q चार्ज, सेम है ना, इलेक्ट्रॉन ही है, बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। ये Fe आया। Fg की बात करते हैं, क्या होता है, कैपिटल G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इनटू m1 m2 बाय r स्क्वायर। वही सेम डिस्टेंस है ना, सेम डिस्टेंस पे रखा गया है। आ जाओ यहाँ पर, तो G कैपिटल G इनटू दोनों इलेक्ट्रॉन है तो मास दोनों का सेम होगा, तो m ले लेते हैं, m ही लिख सकते हो, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय r का स्क्वायर, है ना। नाउ अगर हम Fe by Fg करें, फर्स्ट बाय सेकंड करें, फर्स्ट बाय सेकंड करो, तो Fe by Fg इज इक्वल टू क्या होगा, तो ये डिवाइडेड ये, तो यहाँ कर लेते हैं K into Q स्क्वायर बाई R स्क्वायर डिवाइडेड दिस, तो डिवाइडेड दिस करोगे तो ये तो उल्टा हो जाएगा, F into G into Fe मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर। तो देखो तो यहाँ से कुछ कटेगा क्या, R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल, क्या बच गया, K into Q स्क्वायर K by G into Q स्क्वायर by M E, ठीक है, यही है ना, ठीक। तो ये रेशियो हमारा यहाँ आया, मतलब कि यहाँ से लिखते हैं Fe by Fg इज इक्वल टू आया K into ये। अब यहाँ से वैल्यू पुट करो, पता है ना आपको वैल्यू, K का वैल्यू कितना होता है, 9 into 10 to the power 9, ठीक है। और चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन ये भी पता है आपको, कितना होता है चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम, ठीक है। और क्या चाहिए आपको, कैपिटल G, कैपिटल G कितना होता है 6.67 into 10 to the power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन Me कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 into 10 to the power, ठीक है। हाँ 9.1 into 10 to the power कितना आता है, माइनस यानी कि 31 000 का आपका माइनस 9.1 into 10 to the power, हाँ माइनस 31 कितना केजी, ठीक है। तो ये सारे वैल्यू को आप यहाँ पर पुट कर दो, ठीक है। आइए कैपिटल G K into Q स्क्वायर, यहाँ से K into Q स्क्वायर बाय कैपिटल G into मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर। K का वैल्यू बोलो आपसे 9 into 10 to the power 9 फर्दर into चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन का। हाँ अब ऐसा नहीं कहना कि इलेक्ट्रॉन ऐसे नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव हम बोल दिए आपको, साइन इग्नोर करके चलना है। यहाँ पर आप बोलो कि
माइनस लिख दीजिए सर क्योंकि इलेक्ट्रॉन है। तो यार ये सब छोड़ो, मैं बोला बस साइन यहाँ पर ध्यान नहीं देना है, ठीक है। चलो लिख दिए, आप कहो कि इलेक्ट्रॉन है तो आप माइनस डाल दो, तो लो माइनस डाल दिए। तो चलो क्यूब चार्ज है 1 इलेक्ट्रॉन, तो ले लो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 क्या है क्यूब का स्क्वायर में, इसका स्क्वायर कर दो डिवाइडेड बाय कैपिटल 6.67 into 10⁻11 into mass of one electron 9.1 into 10⁻31। ये सारा आप कैलकुलेशन मैं आपको प्रोसेस बता दिया, ठीक है। कैलकुलेशन आप करोगे, ठीक है। अरे क्या करना है यार, 10⁻19 है ना, 19 को ऊपर लेके चले जाओ, स्क्वायर कर दो तो कितना आ जाएगा 38 हो जाएगा, है ना, -38। इसको 10⁻11 इसको ऊपर लेके चले जाओ, फिर इसको 10 वाले सारे को एक जगह करते हैं 9 इंटू कितना है 1.6 इंटू 1.6 हो जाएगा 1.6 इंटू 1.6 इंटू, अब 10 की पावर का काम करते हैं, 10⁻9 यहाँ है इंटू 10⁻19 हो जाए 38, तो -38 डिवाइडेड 6.67 इंटू 9.1 इंटू 10⁻11 इंटू 10⁻31, ठीक है। तो ये एक साथ कैलकुलेशन करो, इसको एक साथ 10 वाला का एक साथ हो जाएगा, रेस्ट बचा यहाँ पर। तो देखो तो एक डिजिट बाद 2 डिजिट बाद यहाँ भी डेसिमल खत्म कर देना, 9 16 कर देना, और यहाँ पर ये डेसिमल हटा देना 9.1, ठीक है। तो इस तरह से हम इसका वैल्यू कैलकुलेशन कर दो, अप्रॉक्सीमेट बता रहा हूँ आपको, शायद 10 की पावर शायद क्या ठीक है 10⁻43 आता है, ठीक है। मतलब क्या हुआ हमारा आया Fe/Fg इज इक्वल टू 10⁻43। मतलब कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बड़ा होता है, ऑलवेज ग्रेटर होता है। देख लो दो इलेक्ट्रॉन के बीच का फोर्स का रेशियो, ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये जो रेशियो आया 10⁻43 के ऑर्डर में आता है, ठीक है। चलते चल, ठीक है। तो हो गया Fe/Fg का रेशियो फॉर पेयर ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स प्लेस्ड एट सम डिस्टेंस, कितना 10⁻43 टाइम्स ग्रेटर होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एज कंपेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स फॉर 2 इलेक्ट्रॉन्स। वैसे ही आप 2 प्रोटॉन्स के बीच का कैलकुलेशन कर सकते हो, 2 प्रोटॉन के बीच का भी कैलकुलेशन कर सकते हो, 2 न्यूट्रॉन्स के बीच का भी कैलकुलेशन कर सकते हो, एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन के बीच का भी कैलकुलेशन कर सकते हो, जिसके भी चाहो आप कर सकते हो, बशर्ते आप चार्ज और मास रख देना, ठीक है। चलो हो गया। Fe/Fg कितना आया फॉर 2 इलेक्ट्रॉन्स कितना 10⁻43, ठीक है। और अगर हम बात करें 2 प्रोटॉन की बात करें, तो आप प्रोटॉन का वहां पर चार्ज रख दोगे, मास कर दोगे, तो सारा चीज कैलकुलेशन करोगे, तो आपको फॉर 2 प्रोटॉन्स P और P के बीच का, ये है E और E के बीच का, क्या है इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच का, कितना आया
बाद 43, यहाँ आपका प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच का ये रेशियो, ठीक है, आपका आता है 10⁻36 से अप्रॉक्स से बात कर रहे हैं, ठीक है। और उसी तरह से आप बात करो, याद कर लेना, थोड़ा सा चीज है, हाँ। तो प्रोटॉन हो गया, अब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की बात करते हैं। फॉर इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन के बीच का ये रेशियो Fe और Fg का रेशियो। तो चार्जेस तो सेम होता है, मास का अंतर है, प्रोटॉन इससे हैवियर है। Me और Mp प्रोटॉन का मास और उसका मास, उसमें अंतर आएगा। तो मे बी ये रेशियो बता दें, ठीक, 36 है ना, 39 आ जाए, 10⁻39 टाइम्स, ठीक है। और अगर हम बात करें फॉर न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन पेयर की बात करें, तो न्यूट्रॉन को तो आप ऐसे ही जानते हो, कोई चार्ज होता नहीं है तो जीरो होगा, जाए इसकी बात, रेशियो जीरो हो जाएगा, कितना, 0, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से आप याद रख सकते हो कि दो इलेक्ट्रॉन के बीच का फोर्स ऑफ इंटरेक्शन का जो ये रेशियो है Fe और Hg का, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो फॉर 2 इलेक्ट्रॉन्स इतना होता है, और 2 प्रोटॉन्स इतना होता है, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन के लिए इतना होता है, एंड फॉर न्यूट्रॉन तो आप जानते हो कि 0 होता है, बिकॉज़ न्यूट्रॉन को कोई चार्ज नहीं होता है, और कोई चार्ज नहीं होता है, जैसे आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का तो Q1 * Q2 करोगे, चार्जेस है नहीं तो 0 कहां नहीं हो जाएगा, 0 नीचे समथिंग 0, ठीक है। करेक्ट, हाँ। तो अब हमारा बेस्ट मेथड स्टार्ट होता है, ठीक है। चलो आते हैं इस फॉर्मूला पर, हम जो बताया आपको स्टार्टिंग में, आज स्पेशली अब कूलॉम्स लॉ की बात करेंगे और उससे रिलेटेड कुछ मेथड्स करेंगे, ठीक है। तो आइए आपको कूलॉम्स लॉ की दुनिया में ले चलें। क्या होता है, K into Q1 Q2 by R², बिल्कुल सही, यही तो कूलॉम्स आप लोगों को दिए फॉर्मूला, F = K × Q1 Q2 by R², ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं। एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है और तीनों इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो वर्टिसेस है, इस पर हम क्यूब चार्ज को रखे हैं। सपोज करो यहाँ पर क्यूब चार्ज, यहाँ पर क्यूब चार्ज, यहाँ पर क्यूब चार्ज, ये मान लो A, यहाँ पर है ये B और ये है C, A B C। एक सुपरपोजिशन बताना था आपको, ठीक है। एक सुपरपोजिशन के बाद प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है, फोर्सेस ड्यू टू मल्टीपल चार्ज, फोर्सेस ड्यू टू मल्टीपल चार्ज क्या कहता है। सपोज करो कि यहाँ पर हम एक कोई चार्ज रखे हैं Q0 और इसके आसपास में सपोज करो 3 चार्ज रखे हैं, 3 जितना रख लो आप, 3 4 5 6 जितना रख लो। फर्स्ट चार्ज यहाँ पर Q1 है, सेकंड चार्ज ये Q2 है और यहाँ पर थर्ड है, ठीक है। क्या होगा, सुनो, सुपरपोजिशन क्या कहता है, इसको करते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। सुपर पोजीशन, ठीक है। ठीक, तो सुपरपोजिशन क्या कहता है कि मान लो 3 के एग्जांपल ले रहे हैं, आप जितना भी चार्ज रख सकते हो। तो बताओ ये चार्ज क्या करेगा, इसको इस पर अट्रैक्शन का लगाया था, रिपल्सन, तो दोनों पॉजिटिव दिख रहा है ना, तो रिपल्सन का फोर्स लगाएगा। ये क्या करेगा, इसको इस डायरेक्शन में भेजेगा, ठीक है। ये क्या करेगा, इसको इधर भेजेगा, इधर आएगा, ठीक है। हाँ, और ये किधर भेजेगा, इसको इधर की ओर भेजेगा, ठीक है। ये इसको इस डायरेक्शन में भेजेगा। चलो यहाँ पर मान लेते हैं ये फर्स्ट चार्ज है A पर, यहाँ पर B पर है, यहाँ पर C पर है, ठीक है। या फर्स्ट चार्ज, सेकंड चार्ज, थर्ड चार्ज A B C हटा। हाँ, तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है कि इस पर नेट फोर्स कितना लगेगा,
लगाते हैं, जाहिर सी बात है कि कोई एक थोड़ा सा चार्ज है, उसमें चार तरफ से फोर्स लग रहा है, तो चारों को जोड़ करके ना होगा उसमें टोटल फोर्स, चारों को जोड़ दो टोटल फोर्स लग जाएगा। हाँ, अब जैसे एक सिंपल सा एग्जाम्पल है, किसी बच्चे का बर्थडे आज के डेट में क्या है, जिसका बर्थडे है वो मार खाता है, ठीक है, अपने फ्रेंड से मार खाता है, ठीक है। अब वो जो फ्रेंड जिसका बर्थडे है, समझ लो उसकी हालत समझो, 5 दोस्त आए हैं, 5 दोस्त मारे धाम धाम धाम, क्या उसको कितना चोट लगेगा? किसी एक का चोट पता चलेगा, बाकी 4 का नहीं ना। क्या 5 दोस्त है ना, 5 का जितना भी 5 जो भी मारेगा, ठीक है, उससे उसका टोटल जो चोट होगा वो लगेगा उसका 5 का सम के बराबर, है ना। तो वही चीज यहाँ सुपरपोजिशन का मतलब ये होता है सम ऑफ ऑल, ठीक है। चलो यहाँ पर हम एफ जो हम फर्स्ट क्यू नॉट पर कितना फोर्स लगा, नेट फोर्स ऑन दिस बेचारा छोटा सा चार्ज, इस पर नेट फोर्स कितना लगा, तो फर्स्ट के द्वारा कितना लगा प्लस सेकंड के द्वारा प्लस थर्ड के द्वारा, तो ये तीनों के द्वारा जिस पर फोर्स लगा है ना उसको हम ऐड अप कर लेंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या बताता है कि नेट फोर्स ऑन अ गिवन चार्ज, नेट फोर्स ऑन अ गिवन चार्ज इज इक्वल टू द अलजेब्रिक सम ऑफ all the forces acting on that charge, ठीक है। क्या सुपरपोजिशन बोलता है, स्टेटमेंट में अगर लिखे तो नेट फोर्स ऑन any charge is vector sum of all the forces exerted by individual charges। ये इंडिविजुअल चार्जेस का जितना फोर्स लगाया गया सबको ऐड अप करेंगे, टोटल फोर्स इस नोट पर कितना लगा वो निकल जाएगा। सुपरपोजिशन यही बोलता है ना, 5 आदमी धाम 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 धाम, तो जो भी रिपीट आया उसको टोटल चोट लगा सबका सम, ठीक है। ये सुपरपोजिशन बताया है, मैंने ये बताया इसलिए कि अभी हम जो न्यूमेरिकल्स करेंगे ना वहां पर ये काम आएगा, ठीक है। अगर n चार्जेज हो तो इसी तरह से डॉट 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 n चार्जेज का सिस्टम क्या लिखेंगे, f1 प्लस f2 प्लस डॉट 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 fn, ठीक है। ये हो गया nth चार्जेज हो, है ना, n चार्जेज हो। चलो तो आते हैं न्यूमेरिकल्स पार्ट पे। हाँ, तो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, राइट इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसके तीनों वर्टिसेस पर चार्ज रखे हैं Q Q और Q। आपको बताना है यहाँ पर A पॉइंट, A पर ये चार A B C तीनों वर्टिसेस है, A B C, ठीक है। आपको बताना है कि नेट फोर्स ऑन चार्ज प्लेस्ड एट C पर टोटल चार्ज टोटल फोर्स कितना लगा, ठीक है। और एक चीज को बताने के पहले आप 11th क्लास पढ़े हो रिजल्टेंट के लिए, तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। इसको आप ध्यान में रखोगे, ठीक है, क्योंकि जस्ट इस्तेमाल करने वाले हैं, ठीक है। चलो जी, तो नेट फोर्स ऑन चार्ज प्लेस्ड एट C, यहाँ पर जो रखा हुआ है चार्ज C पर, ये क्यू चार्ज, इस पर हमको नेट फोर्स बताना है। बताओ तो ये जो हमारा चार्ज है इस पर कैसे लगेगा,
इधर भेजेगा, ठीक है। ये क्या बी जो है सी वाला का कैसे इधर रिपेल करेगा, ठीक। इसको मान लेते हैं F1 मान लेते हैं। और ये चार्ज ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, ये क्या करेगा इसको इधर रिपेल करेगा, इधर इसको इधर रिपेल करेगा, ठीक है, ठीक है। ये क्या करेगा इसको इधर की ओर भेजेगा और ये क्या, ठीक है। तो अब ये इसको हम मान लेते हैं, सपोज करो F2 मान लेते हैं, ठीक है। और इसको हम मान लिए हैं F1 मान लिए, ये फोर्स F1 इसके द्वारा, ठीक है। अब आते हैं फॉर्मूला पर। F इक्वल क्या आपको पता है, F इक्वल टू K इनटू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, क्लियर। चलो आ जाते हैं, K इनटू Q1 दोनों चार्जेस का प्रोडक्ट करने का मतलब तो Q इनटू Q स्क्वायर हो गया बाई डिस्टेंस स्क्वायर, ये सेपरेशन मान लो यहाँ सेपरेशन देखो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है ना, तो A डिस्टेंस स्क्वायर, ये F1 का वैल्यू है F2 का करो इसके बीच में है ना, तो K इनटू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, तो यहाँ भी Q तो हो जाएगा हमारा K इनटू Q स्क्वायर बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, क्या डिस्टेंस वही से A है, A स्क्वायर हो गया, ठीक है। F1 और F2 दोनों हमको पता चल गया, F1 हो गया K इनटू Q स्क्वायर बाई A स्क्वायर, F2 हो गया सिर्फ K इनटू Q स्क्वायर बाई A स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से F1 और F2 दोनों कर दिए। अब ये दोनों का रिजल्टेंट आप 10th क्लास में पढ़े हो, एज पर पैरेललोग्राम निकलेगा, पैरेललोग्राम, ठीक है। क्या होगा रिजल्टेंट यहाँ से ऐसे होगा, इस दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में भागेगा, है ना, डायगोनल ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट दिस पॉइंट, ठीक है। हाँ, तो ये रिजल्टेंट हुआ इस दोनों फोर्सेस का, तो वही नेट फोर्स होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आते हैं रिजल्टेंट के लिए, A का मतलब मेरा फर्स्ट फोर्स से, B का मतलब मेरा सेकंड वाला फोर्स से, तो इस पर हम यहाँ रिजल्टेंट कर लेंगे, दैट्स ऑल। चलो करो, हाँ, नेट फोर्स एट C इज इक्वल टू क्या है जी, रूट अंडर A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर, यहाँ पर K क्यूब स्क्वायर बाई A स्क्वायर प्लस, अच्छा इसको दोनों सेम है, इसको F सिंगल मान लेते हैं, इसको भी F मान लेते हैं, तो क्या होगा F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर प्लस 2AB इनटू cos, यहाँ पर 60 डिग्री है तो वर्टिकली अपोजिट से यहाँ भी 60 डिग्री cos 60 डिग्री, F स्क्वायर 2F स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा प्लस 2F स्क्वायर इनटू cos 60 डिग्री कितना होता है हाफ, ठीक है। तो ये से ये मतलब 3F स्क्वायर आ गया, कितना रूट अंडर 3F स्क्वायर, ठीक है। इसका कितना करो रूट 3F, तो रूट 3F निकला, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा पर हम निकाल दिए, 2AB cos थीटा cos 60 डिग्री हाफ होता है, यहाँ पर हाफ कर दो 2F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर 3F स्क्वायर, तो रूट 3F आया। तो यहाँ पर नेट फोर्स हमारा निकल गया, नेट फोर्स